ओके नाउ सी दिस। अब यहाँ पर आप देखें कि इस पे नज़र डालें। अब ये डायग्राम कहाँ से लिया है, क्या है इसमें? एब्डोमेन को ओपन किया आपने, आपको पता है कि जैसे आप ऑल लेयर्स ओपन करोगे, यू आर नाउ इन द एब्डोमिनल कैविटी। सबसे पहले जो चीज़ नज़र आएगी आपको ग्रेटरोमेंटम, उसको जैसे आप ऊपर करोगे स्मॉल इंटेस्टिन्स वो बाहर आ जाएंगे ऐसे, और जब आप उसको लेके आओगे यहाँ पे, जो उन कॉइल को जब स्ट्रेटन करोगे आप ऐसे, तो ये तकरीबन 20 फीट लंबा होगा। ठीक है, ये 20 फीट लॉन्ग होगा जब आप इस तरीके से करोगे। लेकिन जैसे आप उसको पकड़ेंगे ऐसे बाहर, तो ये स्मॉल इंटेस्टिन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दैट विल बी टोटली सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, एंड विल हैव द मेसेंट्री दैट विल एक्चुअली स्ट्राइक अगेंस्ट द पोस्टीरियर बॉडी वॉल। तभी तो मोबिलिटी है उसके अंदर, ये समझ रहे हैं आप। अगर आप उस इंटेस्टिन को जो लॉन्ग है 20 फीट लॉन्ग ऑफ द ड्यूडिनम के 1 फीट को छोड़ के, 10 इंच को छोड़ के, अगर ड्यूडिनो जेजुनल जंक्शन से काटे हैं और टर्मिनल इलियम पे काटे हैं, ये देखें कट किया, इधर कट किया यहाँ पर, तो आपके हाथ में 20 फीट होगा। क्या आराम से आप उसको ले आएंगे कि इट विल बी अटैच्ड विद द मेसेंट्री, मेसेंट्री प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं मेसेंट्री है। मेसेंट्री प्रॉपर एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी में कहते हैं, यहाँ उसको कहते हैं मेसेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो यहां पर होगी। अब वो जो मेसेंट्री होगी, तो जो तुम्हारे हाथ में ये पूरा लंबा 20 फीट लॉन्ग इंटेस्टिन है, तो वो जो मेसेंट्री तुम्हें फॉलो करोगे, तो वो फॉलो के कहां तक जाएगी? पोस्टीरियर बॉडी वॉल तक। अब पोस्टीरियर बॉडी वॉल तक जब जाएगी, तो पोस्टीरियर बॉडी वॉल तो तुम्हारा मुश्किल से कोई 2 फीट लंबा होगा, इतना होगा ना शायद से, ये डायफ्राम है ये। लेकिन ये जो आगे तुम्हारे पास इंटेस्टिन है, ये तो 20 फीट है। ये जो डबल लेयर तुम्हारा जाएगा और आगे स्ट्राइक करेगा पोस्टीरियर बॉडी वॉल को, तो पहले तो देखना होगा कि पोस्टीरियर बॉडी वॉल को जब स्ट्राइक करेगा और तुम उधर हाथ पकड़ोगे, तो ये रूट ऑफ मेसेंट्री कहलाएगा। ठीक है, ये रूट ऑफ मेसेंट्री कहलाएगा। तो आप इस तरीके से अगर उसको ऐसे रूट करोगे, तो ये रूट, तो ये ऐसे स्ट्राइक करेगा। ये जब स्ट्राइक करता है ना ऐसे, टू बिकम कंटिन्यूअस विथ पैराइटल पेरिटोनियम ऑफ द पोस्टीरियर बॉडी वॉल, and that will be wrapping around, I say, over the extraperitoneal fat and the structure which is in the extraperitoneal, या सीधा सीधा बोलो retroperitoneal। तो ये इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो इसका मकसद ये है कि मैं अगर इसके रूट से यहाँ से मैं काटूं इसको, तो उधर यहाँ पर पैराइटल पेरिटोनियम इस तरफ, वो पैराइटल पेरिटोनियम इस तरफ तो रहेगा ना, और वो जो जिस जगह से काटा है मैंने, वो 2 लाइनों की जरा जाहिर होंगी कि नहीं? ठीक है ना, वो 2 लाइन्स की तरह होगी। क्यों? क्योंकि उस जगह से हमने कट लगाया है। और इन 2 लाइनों के बीच में 2 लाइनों के बीच में अगर मैं हाथ डालूं और ऐसे अंदर हाथ डाल दूं, तो मेरा हाथ किधर जाएगा? एक्स्ट्रा पेरिटोनियम या रेट्रोपेरिटोनियम। ठीक है, अब ये साहब वो लाइनें जो हैं 2, जिसको हम रूट ऑफ मेसेंट्री कह सकते हैं, बिगिनिंग वहां से, वो लाइनें सीधी नहीं है, वो लाइनें ऑब्लिक हैं। क्योंकि अगर सीधी होती तो ये मुश्किल से 2 फीट था, ऑब्लिक करने से मुझे कम से कम 2 से 2.5 फुट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आगे से ये मेसेंट्री खुद 20 फीट लंबी है, क्योंकि उसको 20 फीट लंबे इंटेस्टिन को कवर करना है। तो इसका मकसद ये है कि ये मेसेंट्री जब मैं बाहर कट करके यहां से ले आऊं, तो ये मेसेंट्री की शक्ल कैसे होगी? रेक्टेंगल के रूट विल बी शॉर्टर एंड इट्स बेस विल बी ब्रॉडर। ये ऐसे में अगर करता तो ये रूट 2 फीट है, तो फिर तो जो बेस जहां से जिसने इनक्लोज किया है इसको इंटेस्टिन को, वो तो 20 फीट लंबे हैं। इसका मकसद ये कि फिर क्या ये बेस भी इसका 20 फीट 2 फीट होगा क्या? वो 20 फीट होगा। इसका मकसद ये है कि इसकी जो शक्ल होगी ना मेसेंट्री की, दरअसल वो ऐसे होगी। It will be like this। समझ गए? रूट इतना क्यों, जगह इतनी है। इसको समझ लो 2 फीट है, और इसको समझ लो कि ये 20 फीट है। तो ये मेसेंट्री की शक्ल ऐसी होगी, और इसके बाद तो ये कॉइल करके ऐसे करके आप अंदर डाल देंगे, और बाद जैसे करके। तो ये मेसेंट्री की शक्ल कैसी हो गई? ऐसी। और इसमें अगर आप डंडी डाल दें ऐसे,
तो लग नहीं रहा है। ऐसे नहीं बोलना कि ये कुल्हाड़ी की तरह लग रहा है, ये कुल्हाड़ियाँ वहाँ नहीं होती थी, ये किताब ज़ाहिर है बाहर की है, यहाँ की नहीं है। हम होते तो हम उसको कहते हैं कुल्हाड़ी की शक्ल का, अब कुल्हाड़ी की शक्ल का नहीं है, ये है फैन शेप। ये वो फैन है, वो हैंड फैन, ये वाला नहीं, हैंड फैन। तो मिजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड फैन शेप्ड मिजेंट्रीज बिकॉज ऑफ दिस। ये इस तरीके से, क्यों आगे कितना है 20 फीट लॉन्ग इंटेस्टीन है और पीछे उसकी जगह कितनी है जहां उसका रूट ऑफ मिजेंट्री है जस्ट 2 फीट। और जब मैं यहां से इसको इस तरीके से कट करके ऐसे ले आऊंगा लाइक दिस, दो लाइनें नजर आएंगी कि नहीं, लेकिन ये ऐसे नहीं होंगी, ऐसे होंगी। समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स रूट ऑफ मिजेंट्री इज ऑब्लिक, obliquely across the body wall, posterior body wall, starting here from the left of your L1 across the body wall will reach up to your right iliac fossa, sacroiliac joint तक चली जाती है। यानी जब मैं कट लगाऊंगा ना तो ये दो लाइनें इस तरीके से यहां पर आएंगी। दो लाइनें का मकसद है कि जहां से मैंने कट लगाया, जहां से मैंने क्या काटा है, रूट ऑफ मिजेंट्री हमने काटी है। ये है वो लाइन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। क्या है ये, रूट ऑफ मिजेंट्री मौजूद है कि काटी है, यहां से काटी है। अगर मैं अंदर हाथ डालूं ऐसे तो कहां चला गया मैं, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम, रेट्रोपेरिटोनियम में, उधर भी गया तो इसका मकसद चढ़ा क्या हुआ है ऊपर, तो ये वही है ब्लू कलर का पैराइडल पेरिटोनियम। ये बताना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहां पर है। अब यहां से क्या काटा है, ड्यूडिनो-जेजुनल फ्रैक्चर पर हमने जेजुनम को काटी, स्मॉल इंटेस्टाइन को काटा है जो इत्तेफाक से जेजुनम है। और यहां से क्या है, ये टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम है, अभी भी है आधा इंच, आधा 1 इंच है अभी भी, यहां से हमने काटा है। और ये क्या काटा है, इलियम। और इसको लेके आए, आ नहीं सकते थे जब तक हम रूट ऑफ मिजेंट्री को काटें, तो निकाल के ले आए। और जब निकाल के ले आए तो मैंने बताया उस दिन कि ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से आएगा, इज लाइक दिस, ये ऐसे इट विल बी लाइक दिस। ये 20 फीट समझ लें आप यहां पर, लेकिन लगी होगी इसके साथ क्या, ये डार्सल। अब डार्सल मिजेंट्री ने कहें आप इसको, ठीक है, आप इसको कहें मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या सीधा से मिजेंट्री बोले। समझे, ये इस तरीके से यहां पर है। इसका मकसद ये है कि मैं अगर डार्सली इस जगह पर इन दोनों के बीच में हाथ डालूं ऐसे, तो आई विल बी एक्चुअली विल हैव माई हैंड एंड आर्म इन फैक्ट रैप्ड बिटवीन आर कवर्ड बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ मिजेंट्री। तो 2 लेयर्स ऑफ मिजेंट्री में यहां से आके मैं इसको स्ट्राइक कर सकता हूं। अगर मैं इस जगह से इसको काटूं यहां, तो इसका शेप होगा कैसे, लाइक दिस। ये टोटली सराउंडेड बाय दी कट में ऐसे, ठीक है। और ये हमारा रेट्रोपेरिटोनियम है, इधर एओटा है तो एओटा ब्रांच देगा तो इसके अंदर जैसे चली जाएगी। समझ गए। अब ये सारा सिलसिला इसी तरीके से यहां पर है, ऐसे इंटेस्टाइन हमने यहां पर रखा हुआ है। अब ड्यूडिनो-जेजुनल फ्लेक्चर से स्टार्ट होकर टर्मिनल इलियम तक आ गया है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम और इलियम के नाम पर, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ड्यूडिनम भी था 10 इंच का, उसके 4 हिस्से अलग थे, वो अलग चीज़ है। वो रेट्रोपेरिटोनियल था, बड़ा हिस्सा उसका, बीच के 8 इंच उसके रेट्रोपेरिटोनियल है, पहला इंच और आखिरी इंच छोड़ के उनको इंट्रापेरिटोनियल विद देयर मिजेंट्री। ओ सो मच सो दैट इवन द फर्स्ट इंच हैज गॉट द 2 मिजेंट्रीज, वेंट्रल भी डार्सल भी। लेकिन इसको तो सिर्फ डार्सल है, क्योंकि आपको पता है ना कि ड्यूडिनम के बाद ऑनवर्ड, वैसे ड्यूडिनम पूरे में थी वेंट्रल मिजेंट्री, लेकिन बाद में तो ड्यूडिनम की सारी मिजेंट्रियां जल गई जब, तो उसके बाद तो वेंट्रल मिजेंट्री अब सिर्फ पहले इंच में है। तो आगे से तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या जो भी हिस्सा आएगा किसी को वेंट्रल मिजेंट्री नहीं होगी। वेंट्रल मिजेंट्री का तिया पाचा हम कर चुके, वो गया। अब आपका वो सेप्टम ट्रांसवर्सन के नाम पर जो चीज थी, इट हैज नाउ गॉन। अब मैं अगर इंटेस्टाइन को निकाल के यहां ले आऊं, हमें ड्यूडिनो-जेजुनल फ्रैक्चर से स्मॉल इंटेस्टाइन का तो बाकायदा लैंडमार्क्स है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम के लैंडमार्क्स थे। पाइलोरिक ओरिफिस से आप स्टार्ट हुए थे अपर पोल ऑफ किडनी तक, क्योंकि टर्न आ गया था इधर, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम खत्म हो गया था। और फर्स्ट पार्ट में भी पहला इंच था, उसके 2 मिजेंट्रियां थी उसको, और दूसरे में बिल्कुल कुछ भी नहीं, वो रेट्रोपेरिटोनियल था। तो बाकायदा लैंडमार्क्स हैं, उसको टर्न किया यहां पर। तो फिर आपने देखा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है जो वर्टिकल है, और द हाइलम ऑफ द किडनी, उसके फिर 2 हिस्से हैं, एक पाइल डक्ट के ऊपर, एक बाइल डक्ट के नीचे। फिर एक और टर्न आया तो ये थर्ड पार्ट है, अक्रॉस द बॉडी है। फिर एक और टर्न आया तो ये बाकायदा इसके लैंडमार्क्स हैं। वो 4 पार्ट हैं, भले एक 2-2 इंच के ही क्यों ना हो, उनके लैंडमार्क्स है। जेजुनम और इलियम का कोई लैंडमार्क ही नहीं है, 20 फीट तक में कमी पता ही नहीं चलेगा
कि जेजुनम कब खत्म, इलियम कब शुरू। देयर इज नो लैंडमार्क एट ऑल। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये जेजुनम है? अगर आपको कौन से मेरे हाथ में आएगा जेजुनम? आ भी सकता है, कोई बस्ट एब्डोमेन है, कोई एब्डोमिनल इंजरी है, कोई बस्ट है, परफोरेशन है, कोई इस किस्म की है, कोई स्टेप इंजरी है, और इस तरीके से कोई कॉइल ऑफ इंटेस्टाइन बाहर आ गया। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? पता चले ना चले, बुक में किताब में है उसको, और उसके क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा और क्या पता चले? कोई जरूरी नहीं उसके क्लिनिकल कोई इंपॉर्टेंस हो, कौन सा हाथ में आते हैं। वैसे कौन से आपके हाथ में बोन होते हैं कि लेफ्ट का है राइट का है, पर करते हैं ना सारा दिन, परेशान रहे सर ये लेफ्ट का है राइट का है, और रात को उठा के बोलते सर लेफ्ट और राइट के। तो आप डिफरेंसेस तो बताएं भाई, कौन सा लेफ्ट और राइट पेशेंट हाथ में लेके आएगा तुम्हें? क्यों इतनी परेशानी है तुम्हें? ये कभी ऐसा होगा ही नहीं कि पेशेंट लेके आए लेफ्ट और राइट, तो तुम्हें डालना पड़ेगा। अब चलो डालना भी पड़े तो जिस हाथ में होगा, किसी भी हाथ में हो, तो एक चीज मिसिंग होगी ना, तुम डाल देना, लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन इधर आपको पता है लकीर के फकीर, बस लेफ्ट और राइट मुझे आना चाहिए, ये आना चाहिए, ज़बरदस्त ये काम, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है, ये मुझे क्लिनिकल में बहुत काम आएगा मुझे ये लेफ्ट और राइट। लेकिन बुक में है, अब करना है। अब करना है ये कि अब इसको अगर मैं बाहर निकाल के ले आऊँ, तो मैंने बताया कोई लैंडमार्क नहीं है, लेकिन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कोई 10 के करीब फीचर्स हैं ऐसे जो कंट्रास्ट हैं एक तरह से। जो जेजुनम के डिफरेंट है तो इलियम के डिफरेंट है। आप किसी भी हिस्से में हैं, शुरुआत के हिस्से में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि यू आर इन द जेजुनम, आखिरी हिस्से में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर इन द इलियम, बट इन द मिडिल वेयर द जेजुनम फिनिशेस एंड वेयर द इलियम स्टार्ट्स, डिपेंड करता है कि जिस जगह तुम रुके हुए हो उन 10 फीचर्स में से कौन से फीचर्स ज्यादातर, अगर मोर देन 7 फीचर्स अगर इलियम के हक में हैं, तो चाहे दुनिया तुम्हें कहे कि तुम इलियम में हो, लेकिन तुम बोलोगे कि आई कैन जस्टिफाई आई एम इन द जेजुनम। देखिए वो जस्टिफिकेशन आ रही हो तब ना, वो आगे आएगी कैसे? वो आएगी आपको, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं कि वो जस्टिफिकेशन क्या है, वो क्या डिफरेंसेस हैं जो इन रिलेशन टू और इन कंट्रास्ट टू द जेजुनम द इलियम हैज। तो नीचे लिखे हुए होंगे 5, उनमें से कोई इलियम वाला होगा, 4 होंगे जेजुनम वाले, और इलियम के अंदर ये सारी चीजें। अब क्या है वो देखना पड़ेगा आपको। अब देखो ये जेजुनम और इलियम आपको दिखा रहा है। अंडरस्टैंड? तो जेजुनम इलियम यहां पर आपको दिखा रहा है। एक चीज जो एक डिफरेंस जो है इसका, अब यहां से देखें डिफरेंसेस हम कर रहे हैं, जैसे ये जेजुनम और ये इलियम। नंबर 1, अगर आप यहां पर आप देखेंगे ना, अगर एब्डोमेन के अंदर, तो जो जेजुनल कॉइल्स होते हैं ना, दे लाई इन दी अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ योर एब्डोमेन। क्योंकि याद करें जब वो प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप विटेलाइन डक्ट के साथ पुल हो गया था इनटू द अम्बलाइकस, तो कॉइल्स उधर बनते हैं। ये पहले चला गया ना, उसके बाद 20 फीट के कॉइल्स एब्डोमेन, क्योंकि पीछे जगह होती नहीं है, तो किस में बने? अम्बलाइकस में। और वह उसके बाद 12वें वीक के बाद वो रिट्रैक्शन शुरू हो जाती है उसकी, और रिट्रैक्शन जैसे शुरू हो जाती है तो लूप्स वापस आना शुरू कर देते हैं। और हमारे पेट के अंदर यहां पर एब्डोमिनल कैविटी में, क्योंकि राइट क्वाड्रेंट के अंदर जगह है नहीं, क्योंकि लिवर डेवलप हो रहा है, तो लेफ्ट क्वाड्रेंट खाली होता है। तो इसके लिए जो पहले कॉइल्स वापस आते हैं ना, वो होते हैं बेसिकली जेजुनम को, और जेजुनम को जगह मिलती है कौन सी? राइट अपर क्वाड्रेंट, सॉरी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में यहां पर जेजुनम के कॉइल्स होते हैं, और ऐसा ऐसा जैसे जैसे कॉइल्स आते जाते हैं और उस पर जेजुनम खत्म तो इलियम आ जाता है। तो इलियम यूजुअली आपको अम्बलाइकल, और जो टर्मिनल इलियम है वो आपको राइट इलियक फोसा में मिलता है। इसका मकसद ये है कि जेजुनम और इलियम में अगर कट लग गया किसी जगह पर, यहां पर, और कॉइल जहां पर है, वो कॉइल आपको गाइड कर रहे हैं कि दे हैव टू एक्चुअली गो। अगर आपको पता चल गया जेजुनम है तो उनको आप इस तरफ डालें, क्योंकि ये जेजुनल कॉइल्स है। तो जेजुनम ऑक्यूपाइज अपर एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट, तो जेजुनम ऑक्यूपाइज अपर एंड लेफ्ट, तो अपर एंड लेफ्ट, और ये मिडिल प्लस लोअर एंड राइट, राइट इलियक फोसा तक चले जाते हैं। नहीं, ये एरिया लेफ्ट लंबर रीजन में तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ये इस तरफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये यहां पर ये इस तरीके से स्लाइड। अंडरस्टैंड? इसलिए जो आपको अम्बलाइकस कह रहा हूं, जो पेन होता है ना, यूजुअली ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पेन होता है, रिफर्ड पेन जो होता है ज्यादातर। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पेन अराउंड द अम्बलाइकस ज्यादा होते हैं। वैसे तो अपेंडिक्स का पेन स्टार्ट अम्बलाइकस के अराउंड ही होता है, क्योंकि उसके पेन कैरिंग फाइबर्स 10 से थोरेसिक सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होते हैं। एक तो ये, दूसरा चलो आ ही गया, जब आप इसको देखेंगे बाहर, अगर फॉर एग्जांपल अगर बाहर इसको करके ऐसे देखेंगे ना आप, तो जाहिर है वो इंटेस्टाइन खुद तो नहीं आया होगा, साथ में ऐसे करके देखेंगे तो मिजेंट्री भी तो होगी ना उसकी।
मिजेंट्री पे हाथ रखें, उसको फॉलो करें उसके रूट की तरफ। अगर ये रूट अबव एंड टू द लेफ्ट ऑफ एओर्टा गई तो तुम्हारे हाथ में जो इंटेस्टिन है वो जेजुनम है। क्योंकि ये जो आप ऐसे बेल्ट इस तरीके से दो मैंने आपको दिखाए थे ना जो स्ट्रिप्स दो, तो ये दो स्ट्रिप्स कैसे थी, सीधी क्या ऑब्लिक, अक्रॉस द एब्डोमेन। इसका मकसद है कि जो अपर हाफ ऑफ द रूट ऑफ मिजेंट्री है दैट बिलोंग्स टू जेजुनम। इसका मकसद है कि जेजुनम की जो मिजेंट्री है, नंबर 1, नंबर 2 इज द मिजेंट्री, जेजुनम की मिजेंट्री विल बी अबव एंड टू द लेफ्ट ऑफ एओर्टा, और ये है बिलो एंड टू राइट ऑफ एओर्टा। ये बिलो एंड टू द राइट ऑफ एओर्टा है। दिस इज व्हाट वी कॉल हियर और द मिजेंट्री, इसको मिजेंट्री कहते हैं। ये मिजेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर। अब देखो दूसरी चीज, मिजेंट्री तुम्हारे हाथ में है। मिजेंट्री ऐसे दो फ्लैप्स होंगे कि इसके बीच में न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स होंगे, ठीक है ना। वो जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स होंगे उनमें आर्टरीज भी होंगी। अब तुम खुद सोचो, यहां ऐसे ऑब्लिक एक लाइन थी ना, डबल लाइन, उसके बीच में हाथ डाला था तो रेट्रोपेरिटोनियम में गए थे। सिर्फ रेट्रोपेरिटोनियम में गए थे कि तुम थोड़ा सा आर्ट ऐसे लगाओगे तो तुम्हें एओर्टा इंफीरियर वेना के बाद भी फील होंगी, उनमें से एओर्टा भी होगा। और ब्लड वेसल्स आपकी इन दो जो रूट्स के दो फ्लैप्स हैं मिजेंट्री के, उसके अंदर आर्टरी अंदर एंटर हो गई। जेजुनम इलियम को सप्लाई करना है तो कौन सी आर्टरी होगी, सुपीरियर मिजेंट्रिक, क्योंकि मिडगट है ना ये, तो सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी अंदर एंटर तो हो गई, अगर यही एंटर हो गई और सीधी रही ऐसे गई तो नहीं, कुछ जेजुनम क्यों, सिर्फ बीच में से आ गई, चलो इधर जेजुनम इधर है, इलियम होगा भाई 20 फीट लंबा है ना। ये तुम यहां गए तो सीधे अगर गए तो तुम 20 फीट को कैसे सप्लाई कर सकोगे, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं है। इसलिए होगा क्या जी, नहीं ऑब्लिक रन करने से नहीं होगा, ब्रांचेस देगी। ब्रांचेस कैसे देगी, ये जो दो लाइनें हैं मेरी, मैं इस दो लाइनों के बीच में, ये रूट ऑफ मिजेंट्री का कट है, उसके बीच में से मैं भी सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी इंटर नहीं करवाऊंगा, मैं इसको रेट्रोपेरिटोनियली रखूंगा, लेकिन वेरी क्लोज टू द रूट ऑफ द मिजेंट्री। ऐसे चलाते चलाते मैं उसको ऑब्लिकली राइट इलियक फोसा तक लेके जाऊंगा, किसको, बट वेरी क्लोज टू रूट ऑफ मिजेंट्री। माने इसका मकसद ये हो गया कि जैसे मैंने यहां बताया आपको, इट्स लाइक दिस। अब यहां से देखें, ये है रूट ऑफ मिजेंट्री, और जिसकी मैं आर्टरी की बात कर रहा हूं, एओर्टा इसके पीछे होगा कि नहीं। जब एओर्टा से ब्रांच निकल के आ जाए ना तो इट विल बी यहां। ये ब्रोकन क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियल है, ये आर्टरी है, कौन सी, ठीक है, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी है। ये सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी जो यहां है, अपने रास्ते में ये यहां से ब्रांचेस देती जाएगी ऐसे, ये कोई 12 से 15 20 ब्रांचेस होती हैं सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी की। क्योंकि सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी अगर इसमें घुस जाती ना तो फिर सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी सिर्फ एक ही काम कर सकती थी, जेजुनम इलियम को सप्लाई करना, और बाकी मिडगट के आर्गन को कौन करेगा, ये समझ गए ना। तो इसका मकसद ये है कि मिडगट के आर्गन्स को मैं रेट्रोपेरिटोनियल होते हुए मैं सप्लाई दे दूंगी, वो मेरा काम है, तुम जेजुनम इलियम की फिक्र करो। और इसके लिए मैंने 20 ब्रांचेस दे दी हैं या 18-19 ब्रांचेस दे दी हैं, और वेरी क्लोज टू रूट होने की वजह से ये इसमें अंदर इंटर हो जाएंगी। और अगर इंटर हो गई ऐसे तो कितनी एरियाज में, कितनी एरिया में इंटर हुई है, कितनी लेंथ रूट की, रूट की 2 फीट है ना बाबू, 2 फीट की एरिया सब, तो 2 फीट की एरिया में ऐसे गई है। लेकिन वो 2 फीट के हिसाब से जाएंगी कि स्प्रेड हो जाएंगी, ठीक है ना, वो स्प्रेड हो जाएंगी कैसे, जैसे फैन शेप मिजेंट्री थी, अगर ऐसे स्प्रेड रही, फॉर एग्जांपल ऐसे स्प्रेड रही, पैरेलल जाएंगी कि एक दूसरे से दूर होंगी, जाहिर है फैन लाइक है ना, ऐसे ही स्प्रेड रही, चलो तुम्हारी बात दुरुस्त है, तो हर एक आर्टरी जो है वो कम से कम 1 फुट ऑफ द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन सप्लाई करेगी। और यही रहा मामला, तो होगा क्या कि खुदा न खासा अगर एओर्टा के अंदर, यहाँ पर एओर्टा के अंदर अगर कोई एम्बुलस या कोई इस किस्म का कोई क्लॉट आ जाता है और ये यहाँ से होता हुआ सुपीरियर मिजेंट्रिक में जाता है और इसमें अगर चला गया, तो क्योंकि ये आर्टरी इसके साथ बात ही नहीं कर रही है, तो वो टुकड़ा जो होगा 1 इंच ऑफ इंटेस्टाइन वो पूरा नेक्रोसिस हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगी इसमें।
मुझे अगर इंटेस्टिनल इन्फॉक्शन हो गई तो एक पूरा टुकड़ा गया, टुकड़ा क्या मेरे तरफ से अगर 1 इंच भी चला जाए ना, 1 फुट है ना ये, तो 1 इंच भी मेरी तरफ से चला जाए तो मेरी तरफ से पूरा इंटेस्टिन खराब हो गया, क्योंकि ये सीरीज में होता है। 2000 मील की कोई गैस लाइन, पाइप लाइन हो, तुम उसको 2 इंच काट दो सिर्फ, कहाँ से, हजारों किलोमीटर, कहाँ 2 इंच, 2 इंच से क्या होगा मेरा, 2 इंच में से पूरी सप्लाई आपकी कट ऑफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में, सीरीज में होता है। तो नेचर ने इस चीज़ को बचाने के लिए क्या किया है, जैसे ये अंदर इंटर होती हैं, जैसे प्लेक्ससेस नहीं बनते, ये आर्टरियों के प्लेक्ससेस बन जाते हैं। ये देख रहे हो, ये आर्टरियों के प्लेक्ससेस बन जाते हैं। ये एक बना, इसके बाद एक और, इसके बाद एक और उसके बाद सीधी आर्टरियां। तो ये कब नजर आएगा, स्प्रेड करके तुम जब देखोगे किसको, मीजेंट्री को, तो उसके अंदर उसके 2 फ्लैप्स के बीच में फंसे हुए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी आर्टरीज होगी। इनको कहते हैं हम आर्टीरियल आर्केड्स। उन आर्टीरियल आर्केड्स के बाद, उसके बाद क्या निकलता है, सीधी आर्टरियां, और सीधी आर्टरी को कहते हैं वेसा रेक्टा। वेसल्स, रेक्ट का मतलब सीधा, और रेक्टा आपको पता है ये एनाटॉमी में इतना इस्तेमाल हुआ है, 2-3 डजन तो मुझे याद है, उससे भी और भी ना शायद हो ज्यादा। तो इसका भी वेसा रेक्टा, वेसल्स रेक्टा, स्ट्रेट वेसल्स, तो इसको भी स्ट्रेट वेसल्स कहते हैं। वेसा रेक्टा, वेसा रेक्टा वैसे किडनी में भी है, आपको याद होगा शायद, तो इसका भी वेसा रेक्टा, इसको वेसा रेक्टा कहते हैं। अब क्या होगा, अब अगर इसके अंदर सुपीरियर मेसेंट्रिक में एम्बुलस आ भी गया, ये स्लिप होके इधर भी आ गया अगर, तो ये आपको देखिए इसके ब्लड इस तरफ आ सकता है। इसका मकसद है कि ये टुकड़ा हालांकि इससे सप्लाई होता है, लेकिन अगर यहां फंस गया तो हाँ, अगर इधर फंस गया तो बैरियर्स तो है नहीं, अब यहां फंस गया तो ये बदकिस्मती आपकी। लेकिन ऐसे नहीं है कि शुरू में ही आप फंस जाए सुपीरियर मेसेंट्रिक तो पूरा का पूरा चला जाए, ऐसे नहीं होगा। इनको आर्टीरियल आर्केड्स कहते हैं। अब इनका क्या फायदा, इनका ये फायदा है कि तुम अगर मीजेंट्री को देखो तो सबसे पहले मीजेंट्री के बीच में आपका ओमेंटम जैसी मीजेंट्री है ना, ये तो ओमेंटम की तरह है, उसमें फेट भी भरा होता है। अगर तुम मीजेंट्री देखो और उसके अंदर ये देखो कि फेट भरा जरूर हुआ है, लेकिन फेट इतना नहीं भरा हुआ, पार्शियली फिल कर रहा है आपके मीजेंट्री को, और ये फेट आपका इंटेस्टाइन के लूप तक नहीं पहुंच रहा है, तो समझ लेना कि ये मीजेंट्री जेजुनम की है। तो इसका मकसद है कि जेजुनम की मीजेंट्री में ज्यादा फेट है कि कम फेट है, तो दैट मीन्स फेट इज लेस इन क्वांटिटी, यूं समझ लो कि इन व्हाट, जेजुनम। तो फेट जेजुनम में कम और फेट इलियम में ज्यादा, अबंडेंट, सो मच सो दैट इट फिल्स द एंटायर लेंथ, एंटायर विड्थ ऑफ द मीजेंट्री, सो मच सो दैट इट इज ओवरलैप्स इवन द इंटेस्टाइन आल्सो। फिर थोड़ा फेट को करो साफ इधर उधर, और तुम आर्टरीज की पैटर्न को देखो। अगर तुम्हें आर्टीरियल आर्केड्स मिले लेकिन उसकी जनरेशंस मिले एक या मुश्किल से 2, तो ये जेजुनम की मीजेंट्री है। तो मीजेंट्री देखो, फॉलो करे अगर अबाउट टू द राइट, टू द लेफ्ट ऑफ द एओर्टा, और देखिए उसमें फेट है थोड़ा ज्यादा नहीं। आर्टीरियल आर्केड्स के तुम्हें मुश्किल से 1 या 2 जनरेशंस मिले और उसके बाद वेसा रेक्टा शुरू हो जाए, तो समझ लो कि ये जेजुनम है। और अगर ये तुम्हें मिले 2, 3, 4, 5 तक की भी, इवन 4 तक भी, इवन आपको मोर देन 2 अगर मिलते हैं अगर आपको, और वेसा रेक्टा उसके बाद शुरू हो, तो दिस विल बी इलियम। तो मींस एक और चीज क्या, चौथी चीज क्या होगी, आर्टीरियल आर्केड्स। इसको आर्टीरियल आर्केड्स कहते हैं। इसमें बहुत आते हैं क्वेश्चन, लेकिन एक दफा समझ लो तो बहुत इजी है। कितने इसमें, 1 से 2, और यहां आर्टीरियल आर्केड्स होंगे 3 से 4 और इवन समटाइम्स 5 आल्सो। ये भी डिफरेंस है। आर्टीरियल आर्केड्स के बाद क्या निकल के आ जाएगा, वेसा रेक्टा। अगर ये आर्टीरियल आर्केड ही 1 या 2 है तो वेसा रेक्टा होंगे लंबे लंबे, सिर्फ लार्जर ही नहीं होंगे, दूर दूर भी होंगे। तो वेसा रेक्टा दे आर लॉन्गर एंड दे आर स्केर्स, स्केर्सिटी होगी इसके अंदर, मीन्स लेस इन नंबर। लेस इन नंबर मीन्स अवे फ्रॉम ईच अदर, नॉट कंजेस्टेड दैट मच, बट दे आर लॉन्ग आल्सो। इसका मकसद है कि जो नेक्स्ट चीज होगी दैट विल बी 5वीं चीज, दैट इज कॉल्ड वेसा रेक्टा। वेसा रेक्टा दे आर longer and scarce। और यहां आप उल्टा देखेंगे, वेसा रेक्टा दे आर शॉर्टर एंड दे आर मोर इन कंजेस्टेड आर अबंडेंट। ये आपका 5वां डिफरेंस। अब इन डिफरेंसेस के बाद आप इसका एक टुकड़ा ले आओ, तय तो हो गया है। अब एक टुकड़ा ले आओ, उसको देखो यहां।
जब इसका पीस देखेंगे यहां और इसकी वाल को फील करेंगे, अगर उसकी वाल थिकर हो एज कंपेयर टू द वाल ऑफ द इलियम तो वो जेजुनम है। मीन्स इसकी वाल है क्या, मोर थिकर है। इसका मकसद है कि नेक्स्ट चीज विल बी द थिकर वाल। और यहां होगी थिनर। नंबर 1। उसके बाद इसका अगर ल्यूमन देखोगे तो इस कैलिबर जिसको हम कहते हैं ल्यूमन या उसका बोर जो है, द कैलिबर इज वाइडर। ल्यूमन की जो डायमीटर है वो वाइडर है एज कंपेयर टू द इलियम, और ये प्रोग्रेसिवली छोटी होती जाएगी। वैसे प्रोग्रेसिवली जब आप ऊपर होंगे तो वहां तो कोई डिफरेंस जाए रहा है। अब शुरू के 8 फीट जो है वो आप यहां पे देख रहे हो, तो दिस विल बी एक्चुअली वाइडर, और ये इस तरीके से यहां पर मौजूद मिलेगा, तो जिसको वाइडर ल्यूमन इंडिकेट्स है। अब इस हालत तक आप पहुंचेंगे ऑटोप्सी वगैरह में, लेकिन बहरहाल ऐसे तो आप बंदे का नहीं देख सकते, लेकिन इट विल बी एक्चुअली वाइडर। तो आप ल्यूमन जो नेक्स्ट चीज देखेंगे वो वाल के बाद ल्यूमन। और ये नैरोअर। वैसे ऊपर मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहा, लेकिन उमूमन आप इसकी अगर लेंथ नापोगे ना, तो 8 फीट होगा वो जेजुनम। मीन्स इट इज लॉन्गर इन दिस लेंथ ओवरऑल एंड दिस सॉरी शॉर्टर इन लेंथ ओवरऑल एंड दिस विल बी, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ी है ना, इसलिए लेंथ उसकी कम हो जाएगी। तो 8 फीट और 20 फीट का ये रेशो है इसके साथ ही 8:12 का। उसके बाद आप अगर इसको कट लगाएं और अंदर की हकीकतें देखें, इनसाइड स्टोरी, तो इनसाइड स्टोरी में जो नेक्स्ट चीज आप देखेंगे 9th, इसका म्यूकोजा देखें और इसका देखें। जो इसका म्यूकोजा है उसमें कांस्टेंट फोल्ड्स हैं। ऐसे नहीं कि स्ट्रेच करोगे तो ये फोल्ड्स खत्म हो जाएंगे, दीज आर परमानेंट फोल्ड्स, म्यूकोजल फोल्ड्स। तो जब देखें ये ऐसे ना, जैसे ये एक और इस तरीके से सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए अंदर से म्यूकोजल फोल्ड्स, ये इस तरीके से। क्या ये ऐसे होंगे कि राउंडेड होंगे? अरे वो ऐसे राउंडेड है, तो जब इस तरीके से ऐसे राउंड करोगे तो ये राउंडेड होंगे। तो राउंडेड ये सर्कुलर जो म्यूकोजल फोल्ड्स हैं which are permanent, is not they are temporary, or they will in fact will be abolished when the stretching is there. No, it will be actually constant here. ऐसे फोल्ड्स को हम कहते हैं लाइका सर्कुलर्स। लाइका स्टार्ट्स विद पी, पी साइलेंट। क्या आपको पता है ना कि पी के बाद अगर वावेल ना हो तो वो साइलेंट हो जाता है। तो इसका दी लाइका सर्वर, लोग इसको पिलाइका पढ़ते हैं, पिलाइका नहीं है। ये इंग्लिश की आपको पता होगा, इंग्लिश का ये एक रूल है कि पी बहुत सारी चीज़ों में साइलेंट होता है अगर उसके पीछे वावेल ना लगा हुआ हो। तो जिसका दी लाइका सर्कुलर्स। ये अबंडेंट और कंजेस्टेड होंगे, वेरी क्लोज, देख रहे हो। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, ये थोड़े से स्केर्सिटी बढ़ती जाएगी इनके अंदर, यानी एक लाइका सर्कुलर और दूसरे के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 तुम टर्मिनल एरिया में पहुंच जाओगे तो ऑलमोस्ट गंजा हो चुका होगा, बिल्कुल स्मूथ। सो लाइका सर्कुलर्स की प्रेजेंस किस चीज को इंडिकेट करती है? इट्स अ मोर कैपेबिलिटी ऑफ जेजुनम बीइंग मोर इन कंजेस्टेड हियर। लेकिन जेजुनम में क्या, इलियम भी होंगे, लेकिन जेजुनम में ज्यादा होंगे। तो यहां पर क्या होगा, लाइका सर्कुलर्स दे आर मोर या कंजेस्टेड, और यहां लेस कंजेस्टेड। ठीक है, ये नाइन्थ चेंजेस। अब आ जाते हैं 10वीं पे। अब यहां पर आप देखो कि ये म्यूकोजा है, म्यूकोजा है तो एपिथेलियम है, इसके नीचे फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर तुम यहां देखोगे ना, अब देखो इसको, इसकी हिस्टोलॉजी थोड़ी सी मैं बता देता हूं यहां पर कि ये कट लगाया तुमने, फॉर एग्जांपल यहां से कट लगा दिया, ये टुकड़ा, ये पूरी की पूरी वाल है। वाल के जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें अंदर मिलेगा पहले क्या, एपिथेलियम। किस पे स्टेशनड, ठीक है, और नीचे मिलेगा क्या, लेमिना प्रोप्रिया। और इनको थोड़ा सपोर्ट दें आप, थोड़ा सा थिन मस्कुलेचर लगा दें आप, मस्कुलरस म्यूकोजी, और फिर आप बहुत रोबस्ट कनेक्टिव टिश्यू का लेयर दे दें, और फिर दे दें आप मस्कुलरस प्रोप्रिया, जिसको मस्कुलर एक्सटर्ना कहते हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। कट लगाया है ना तो सर्कुलर ऐसे ऐसे डॉट आएगा, और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ऐसे आएगा, और आखिर में दे दें क्या, हाँ,
सीरोजा देंगे क्योंकि टोटली सराउंडेड है बाय पेरिटोनियम। पेरिटोनियम को सीरोजा कहते हैं, समझ गए। और यहां ये अंदर मौजूद होगा। और ये देखिए सरफेस एरिया तुम्हें बढ़ानी है ना, साथ में ग्लैंडुलर सिक्रीशंस भी देनी है, तो ग्लैंड भी बनाने हैं, साथ में सरफेस एरिया को भी बढ़ाना है। और बाहर एब्जॉर्प्शन के लिए तुम्हें अंदर डिप करना होगा कि बाहर ल्यूमेन की तरफ आना होगा। फूड इधर पड़ा हुआ है और तुम ऐसे छुपोगे तो कैसे होगा काम। तो इसका मकसद ये होगा कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इस पे चढ़ा हुआ ये जो है ये ऐसे जाएगा। नहीं, ये सिक्रीशन के लिए नहीं गया है। हाँ, सिक्रीशन अंदर। तो ये है क्या, ये है विलाय, इसको विलाय कहते हैं। लेकिन जब तुम्हें सिक्रीशन की जरूरत है, ज़ाहिर इंटेस्टाइन के अंदर तुम्हें एब्जॉर्प्शन भी तो करनी है, साथ में तुम्हें डाइजेशन भी करनी है, तो फिर ये ऐसे चलते चलते ये गया और ये अंदर भी चला आया, ये यहां गया और ये अंदर आया। तो ये जो अंदर गए हैं ये ग्लैंड्स हैं, जो छुपे हैं अंदर वो ग्लैंड्स हैं, जो मख्फी हैं अंदर उनको ग्लैंड्स कहते हैं, पोशीदा। और पोशीदा को कहते हैं क्रिप्ट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं गुप्त, क्रिप्ट्स। तो ये जो अंदर गए हैं ग्लैंड्स, दरअसल ये क्या हैं, ये क्रिप्ट्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। लिबरकुन नाम है साइंटिस्ट का, ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन है। लेकिन जो बाहर आए हैं वो ये विलाय हैं। अब इधर पड़ा है फूड, फूड के अंदर 1000 किस्म के टॉक्सिन्स हैं, ये बाहर से मुंह से खा रहे हैं हम, पता नहीं क्या क्या, इतना ओपन है माउथ है, ये तो सीधा ल्यूमन, तो ल्यूमन इज ओपन टू आउटसाइड। जैसे नेजल कैविटी और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ओपन टू आउटसाइड, तो ये आपका जीआईटी भी ओपन है आउटसाइड से। तो फिर नेचर ने बैरियर्स रखे हैं, नेचर ने आपको बचाने के लिए, मैंने लास्ट टाइम बताया भी था। स्टमक के अंदर तो एसिड रखा हुआ है, और एसिड्स पर भरोसा पूरा नहीं है हमें, उसके वाल के अंदर लिम्फॉइड फॉलिकल्स के कलेक्शन बिठाए हुए हैं स्टमक के अंदर। और सिर्फ स्टमक में ही क्यों, पूरे इंटेस्टिन में। इंटेस्टिन को तो ज्यादा जरूरत है, उधर तो एसिड भी नहीं है। और जब इंटेस्टिन को ज्यादा जरूरत है तो फिर ये जो लेमिना प्रोप्रिया है, तो मैं फिर लिम्फॉइड फॉलिकल को कहां बिठाऊं, सब म्यूकोजा में कि लेमिना प्रोप्रिया में? लेमिना प्रोप्रिया में। क्यों? क्योंकि ल्यूमन के करीब यही आएगा। मैं पुलिस को बिठाऊं अगर, तो उस जगह बिठाऊंगा ना जहां पर कुछ प्रॉब्लम होगी, या पुलिस को छुपा के रखूंगा मैंने, तो चोरों के करीब रखेंगे ना ताकि चोर उसको देख के डर जाएं। तो इसका मकसद है कि मुझे बेस्ट चीज क्या चाहिए, मुझे लेमिना प्रोप्रिया के अंदर ये लिम्फॉइड फॉलिकल के कलेक्शन होंगे। अगर लिम्फॉइड फॉलिकल के कलेक्शन इधर होंगे तो क्या ये आसानी होगी इनको यहां तक के इंटरेक्ट करने में, कि विलाय का वो बुश लाइक के थिकनेस उनको जुदा करेगी? बैरियर है कि नहीं? जिस जगह पर अंडरनीथ बेसमेंट मेम्ब्रेन इन द लेमिना प्रोप्रिया लिम्फॉइड फॉलिकल का कलेक्शन मिले, उस जगह पर तुम विलाय को खत्म कर दो। बस सिर्फ क्या करो, हल्का सा एपिथेलियम वो जो है थोड़ा सा, वो उसको भी इतना कुछ खास कॉलम न बनाओ, तुम फ्लैट कर दो। क्यों? कांटेक्ट फूड का लिम्फॉइड फॉलिकल के साथ इजी रहे जी, ताकि दबोच ले उस बैक्टीरिया को जो यहां बैठा हुआ है। तो इसका मकसद है कि अगर तुम इसे खोल के दो तो वो जो विलाय ऐसे उभरे हुए हैं, इनकी शक्ल, इनके तरीकेकार, वैसे देखा जाए तो सिर्फ विलाय नहीं होते, ये जो विलाय है सरफेस एरिया तुम्हें बढ़ानी है। आप जब बढ़ाइए ना, और क्या करूं, ये जो तुम ऐसे करते हो ना, ऐसे इनके ऊपर क्या चढ़े हुए होते हैं? एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम? क्या ऐसा कि टॉल कॉलमनर? ऐसे तो सरफेस एरिया बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इसका बेजल साइड है और ये इसका ल्यूमिनल साइड है। ल्यूमिनल साइड जो एपिथेलियम की होती है ना, इसकी टॉल कॉलमनर की, ये भी ऐसे होती है। इससे क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया और बढ़ेगा। विलाय से तो 10 गुना बढ़ा है, हर एक का 10-10 गुना बढ़ गया तो सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा सरफेस एरिया। इसको कहते हैं माइक्रोविलाय। दूसरा इसका प्यार से नाम है ब्रश बॉर्डर, इसका आदि। वैसे ये जो ब्रश बॉर्डर है, ये ज्यादा लफ्ज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनीज में इस्तेमाल हुआ है, इसमें कम हुआ है, लेकिन बहरहाल इसको आप इस्तेमाल कर सकते। ये ब्रश बॉर्डर है। अगर ना तुम इंटेस्टिन को ऐसे काट के ऐसे खोल के देखो तो इंटेस्टिन का वो वाला सरफेस जिसमें ये ब्रश बॉर्डर का माइक्रोविलाय वगैरह वगैरह हैं, हालांकि इनके अंदर छुपे हुए हैं क्या, छोटे छोटे सुराख, जिसमें से उंगली डाल दो तो तुम क्रिप्स में चले जाओगे, तो उस सुराखों में से, इसलिए क्रिप्स कहते हैं उसको, क्रिप्स हिडन है वो। तो ये जो आपकी शक्ल नजर आएगी ना उसकी, किसकी? इंटेस्टिन के इनसाइड की, वो ऐसे नजर आएगी जैसे जैसे टॉवल होता है,
कभी अब आपने जानवर की ओजड़ी देखी हुई हो अंदर से, वो टॉवल की तरह होती है, ये इधर से बुश बॉर्डर होता है, अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट लाइक टॉवल। तो अगर तुम इसके नीचे यहां ये रखोगे तो ये टॉवल लाइक बुश तो उसको दूर कर देंगे। फिर तुमने क्या किया, उधर से वो बुश लाइक जो चीजें हैं वो साफ कर दी। वो जब साफ कर दी, ऐसे अब खोला तो हर जगह बुशेज हैं कि कुछ जगहों पर बुशेज नहीं है, उस जगह पे सिर्फ क्या है, सिर्फ कपड़ा। जैसे ना बाल ऐसे हों, तो कुछ जगहों पर बाल उड़े हुए हैं, वो टुकड़ा खाली नजर आ जाए तो पैचेस होंगे कि नहीं, ऐसे पैचेस को तुम्हें ऑल अराउंड द इंटेस्टाइन ऐसे पैचेस नजर आएंगे जो जाहिर करेंगे कि इस पैच के नीचे कौन छुपा है, लिम्फाइड फॉलिकल छुपे हैं। ऐसे पैचेस का नाम है द पायर्स पैचेस। दिस इज कादी, बड़े मशहूर हैं ये बहुत क्वेश्चन आते हैं हिस्टोलॉजी के अंदर। दिस इज कॉल्ड पायर्स पैचेस, पायर्स नाम है साइंटिस्ट का। अब ये पायर्स पैचेस यहां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। इस किस्म की चेक पोस्ट किधर ज्यादा होंगी, जेजुनम में कि इलियम में? इलियम में। क्यों, ऐसा क्यों? वो तो सही है, आपकी बात दुरुस्त है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि एक आंसर एक हो जाना चाहिए, लॉजिक जरूरी है। एंड में होने से क्यों ज्यादा स्टे करेगा? क्यों? क्योंकि आगे से आपको पता है ना कि इलियम जहां रुकता है उधर इलियोसिकल स्फिंक्टर होता है, खाना उधर रुकता है घंटों के लिए, और जब खाना घंटों के लिए रुकेगा तो जहां रुकेगा वहां पर जाहिर है गंद जमा होगा, बैक्टीरिया उधर आके उसकी कंसंट्रेशन बैक्टीरिया की बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जाहिर है वहां पर खतरा ज्यादा है। कच्ची आबादी में खतरा ज्यादा ना, क्रिमिनल्स उधर ज्यादा छुपते हैं, और पुलिस शहरों में ज्यादा होती है क्योंकि पुलिस भी भेजती है ना उधर। अब जहां देखिए ना, जहां भी आ गए कच्ची आबादी देखे, सारे चोर उचक्के सब वहां जमा होते हैं वहां पर, क्योंकि पता है यहाँ पे सिक्योरिटी का सिस्टम थोड़ा सा प्रिमिटिव किस्म का है, मोहनजोदड़ो टाइप, तो ये इधर से सिलसिले। तो वहाँ आप देखें खास पर डेंस होती हैं, यहाँ पर छुपते हैं लोग क्रिमिनल, शहरों के अंदर इतने ज़्यादा नहीं होते। तो दिस विल बी एक्चुअली कार्ड, ऐसे पायर्स पैचेस आपको नजर आएंगे, किधर ज़्यादा, जहाँ खाना रुकेगा ज़्यादा, माने। तो इसका मकसद है कि जो 10वीं चीज़ है दैट इज द पायर्स पैचेस। यहाँ पर लेस और इधर मोर, ये समझ गए, ये पायर्स पैचेस। अब देखो पायर्स पैचेस पे थोड़ा और, क्योंकि पायर्स पैचेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये पायर्स पैचेस इस वक्त यहां पर अगर मैं इंटेस्टाइन को काटूं तो ओइलियम में ज्यादा है, अगर मैं इसको यहां काटूं इस जगह, यानी ये करके ये दिखाऊं और ये यहां पर, तो मेसेंट्रिक किस जगह लगी हुई है, पोस्टीरियरली, तो ये बॉर्डर कहलाएगा मेसेंट्रिक, तो ये कहलाएगा एंटी मेसेंट्रिक। सही कि नहीं? ये मैंने जैसे किया तो मेसेंट्री इधर लगी हुई है ना, तो पोस्टीरियर जो है अगर मैं उसको 12 o'clock दूं जहां मेसेंट्री लगी हुई है तो वो 6 o'clock होगा, एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर। अब मुझे बताओ कि ये जो क्या पायर्स पैचेस, इसकी लोकेशन एंटी मेसेंट्रिक पे होनी चाहिए कि मेसेंट्रिक पे? ठीक है, मेसेंट्रिक पे। ऐसा क्यों? हालांकि ऐसा है नहीं, जवाब तुमने गलत दिया है वैसे, लेकिन तुम मुझे जस्टिफाई करो कि ऐसा क्यों कहा। ब्लड वेसल यहाँ पे होगी, और तुम्हें पता है कि जब यहाँ पर फूड होगा तो ये पायर्स पैचेस ऐसे बैठे होंगे कि वाह वाह फूड आ रहा है, यहाँ पर बैक्टीरिया ज़बरदस्त आ रहे हैं, अच्छे खासे खूबसूरत, कि एकदम से प्रोलिफरेट होंगे। और अगर इस किस्म की यहाँ पर एक्टिविटी हो गई तो ये ब्लड सप्लाई कट ऑफ नहीं हो जाएगी? रास्ते पे लोगों को तुम बिठा के रखोगे तो जो अंदर आएंगे वो कैसे आएंगे? तो जहाँ ब्लड वेसल की एंट्री हो रही है उधर कैसे बिठाओगे तुम? क्योंकि जब प्रोलिफरेट होगा तो पहला काम ये करेगा कि ब्लड वेसल्स को दबा देगा उधर से, क्योंकि ये प्रोलिफरेट होकर बाद में जो हजारों में होते हैं हो जाते हैं लाखों में प्रोलिफरेटिंग स्टेम सेल्स होते हैं ये। तो क्या होगा उनका? इधर बिठाना सही है, दरवाजे पे बिठाना लोगों को सही है कि दरवाजे से साफे दो इधर जाके बिठाओ जाओ? एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर पे होते हैं, मेसेंट्रिक पे नहीं होते, समझे? तो पायर्स पैचेस दे आर एंटी मेसेंट्रिक। अब देखें यहां पर एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर पे ये तो दुरुस्त है। अब अगर मैं इंटेस्टाइन को ऐसे दिखाऊं लंबा करके, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसे करूं पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ इंटेस्टाइन। भाई आप अगर इसको ऐसे करें, ये देखें ऐसे, तो ये इंटेस्टाइन लंबा है ना ऐसे, तो इसकी एक्सेस भी क्या है? पैरेलल। ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता है। ये पायर्स पैच क्यों, किसका? ये इसका पैटर्न कैसे है?
पैरेलल है क्या ये? परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। वो जो होगा पैरेलल वो स्ट्रेट होगा, वो जो परपेंडिकुलर का थोड़ा सा कर्व्ड होगा, क्योंकि ल्यूमेन तो गोल है ना। होता कैसे है वो तो नजर भी आ रहा है आपको, वैसे होता कैसे है? हाँ जी, हाँ जैसे है वैसे, मतलब परपेंडिकुलर पैरेलल टू दिस वन है। ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, इसमें क्या तकलीफ है? सर क्योंकि सर वो ज्यादा जगह ज्यादा चीज आएंगी ना, उनको ज्यादा कवर देगा। नहीं, कवर थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर लो, क्वांटिटी बढ़ा लो। सर कोई दरवाजा बड़ा लगाएंगे पूरा, उसके छोटा लगाएंगे तो नीचे से भी आ सकते हैं ना, आने में इजीली हो जाएगा। नहीं, ये रीज़न नहीं। देखो अगर ये प्रोलिफरेट होगा ना, प्रोलिफरेट होगा तो ऐसे इधर ही रुकेगा कि अंदर ल्यूमेन की तरफ फुल लिफ्ट करेगा बेसमेंट को और एपिथेलियम को। अगर उसने लिफ्ट किया ऐसे, कितना भी लिफ्ट कर ले फिर भी साइडें ओपन रहेंगी कि नहीं? लेकिन अगर ऐसे होता और लिफ्ट कर देता तो ल्यूमेन ब्लॉक नहीं हो जाएगा। ये समझिए, इसमें आप थोड़ा सा गौर किया करें, कुदरत की तरफ से ये जाहिर है वो पैदा करने वाला है, जाहिर है उसके स्किल को तो कोई चैलेंज ही नहीं है। ये तो हमें, ये वो चीज़ें जो हमें समझ में आ रही हैं, वो तो पता नहीं क्या मख्फी चीज़ें। वो कहते हैं ना कि जो आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही उनसे बड़े हकायक और कुछ नहीं है। ये जो नज़र आ रहा है ये तो कुछ नहीं है। असल जो हकायक है ना कायनात के, वो हैं जो नज़र नहीं आती, जो पोशीदा है। ये कन्फ्यूशियस ने कहा था कि मकसद है जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती उनसे बड़े हकायक और कुछ नहीं, और जो चीज़ें आपको सुनाई नहीं देती उनसे बड़े हकायक हो नहीं सकते। वो सबसे बड़े हकायक ये हैं, वो जो आपको नज़र आते हैं ये तो मामूली चीज़ें हैं। ये तो वो जो आपको नज़र आ रहा है, वो जो आपको सुनाई दे रहा है, ये तो कुछ नहीं है। आप इस पर भरोसा करके बैठे हो कि ये बड़ी चीज़ें हैं। बड़ी चीज़ें वो हैं जो जिनकी तुम्हें सलाहियत ही नहीं है उनको सुनने की, उनको देखने की। जो आप अब देखें, बैक्टीरिया को कौन मानता अगर माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वायरस को कोई मानता क्या? कितनी बड़ी हकीकत है, आप अंदाजा। ये तो मामूली सी चीज़ बताओ, इससे अलावा पता नहीं क्या। अंडरस्टैंड? सो दिस विल एक्चुअली कहा दी पायर्स, तो पायर्स पैचेस के बारे में और नॉलेज आपको हो जाए। ये एस्ट्रोलॉजिकली आएगा, एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर पर बीइंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द, वजह एंटी मेसेंटेरिक होने की वजह और पैरेलल होने की वजह, ये सारी चीजें आपको यहां पे करनी होगी। और ये 10 है, और इसमें से अगर किसी भी जगह पर तुम हो और अगर इसमें 10 में से 7 क्वालिटियां अगर तुम्हें जेजुनम के हक में मिलती हैं तो मेरी तरफ से तुम जेजुनम में हो, भले लेंथ कितनी भी गुजर क्यों ना गई हो। कोई जरूरी नहीं 8 और 12 फीट वाला मामला, लेकिन उमूमन ऐसा होता है। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं उमूमन। इन कंट्रास्ट टू द जेजुनम द इलियम हैज, तो नीचे रखेंगे 4 चीजें जेजुनम वाली, 1 इलियम वाली तुम्हें आ रही होगी तो तुम बताओगे, और फिर वो उल्टा पुल्टा करके या सीधा सीधा शार्टे से दे देंगे डिफरेंसेस बिटवीन जेजुनम इलियम, और साथ में तुमने उसकी मीजेंट्री भी देख ली, क्योंकि पेरिटोनियम में साथ साथ ही कराता जा रहा हूं आपको। और ये जब आएगा तो इसका कल्मिनेशन होगी पेरिटोनियम की जब आप लिवर में आ जाओगे, फिर पता चलेगा कि लिवर के साथ क्या रिफ्लेक्शन है, फिर वो मॉडल पे करा दूंगा मैं। अंडरस्टैंड? दिस वाज योर क्लास। हाँ, छामे छामे